जिस खरदू टीवी के साथ मोहम्मद अली अंजुम हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं आगादी चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। और ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है, आए यहाँ पर एहतजाज करने वाले लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा रिजवान साहब बताइएगा, ये क्या मामला है, क्यों आप एहतजाज कर रहे हैं? यहाँ प्ले कार्ड्स पर कुछ हॉस्पिटल्स की भी बातें चल रही हैं, ज़रा हमें बताइएगा एहतजाज की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है, मैं स्कर्दू खर्रों का रिहायशी हूँ। 9 अप्रैल 2022 को मेरे बच्चे मुस्तफ़ा काजिम की विलादत बल्तिस्तान सर्जिकल एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जो कि यहाँ के एक नामवर डॉक्टर नियाज़ अली साहब का है, उनके हॉस्पिटल में मैंने अपने बच्चे की डिलीवरी करवाई थी। सिजेरियन के थ्रू मेरे बच्चे की डिलीवरी हुई थी। उन्होंने मेरे बच्चे को नर्सरी केयर का प्रॉमिस किया था। उन्होंने कहा था कि पीड्स का डॉक्टर मौजूद होगा उस वक्त, जबकि मेरे बच्चे की जब विलादत हुई तो ना वहाँ पर पीड्स का डॉक्टर मौजूद था, ना नर्सरी केयर की सहूलत मौजूद थी वहाँ पर। मेरे बच्चे को ऑक्सीजन की कमी का सामना था, जिसको ना किसी ने डायग्नोज़ किया। डॉक्टर्स ने मेरे बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल डिक्लेयर किया और मुझे मेरे हवाले करके वो वहाँ से हॉस्पिटल में सारा अमला उनका चला गया। कोई फीमेल स्टाफ नहीं था वहाँ पे। एक मेल नर्सिंग के ऊपर मेरी बीवी को और मेरी बहन को छोड़ के पूरे हॉस्पिटल में, और मैं अपने बच्चे को लेके दर बदर दूसरे हॉस्पिटल्स में फिर रहा था। मुझे अपने बच्चे को इमरजेंसी में CMH मूव करना पड़ा। वहाँ पे मेरा बच्चा 3 दिन वेंटिलेटर पे तड़पता रहा। मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। मेरे पास सारे एनॉमली स्कैन्स मौजूद हैं, मेरे पास सारे वो स्कैन्स मौजूद हैं जो डॉक्टर सईदा ने खुद किए हैं इस हॉस्पिटल में, और उन्होंने मेरे बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल डिक्लेयर किया हुआ है। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तब भी नॉर्मल था। डॉक्टर, उनका पीड्स का डॉक्टर ये कह के उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हमारा डॉक्टर फ़ोन नहीं उठा रहा। एक ड्यूटी पे मौजूद डॉक्टर जो है वो फ़ोन नहीं उठाता और एक बच्चे की जान चली जाती है। ये क्या इंसानी जानों के साथ यहाँ पे मजाक हो रहा है? यहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिनके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर तक मौजूद नहीं है। एक इतना बड़ा ऑपरेशन वो कर रहे हैं जहाँ पे 2 जान स्टेक पे हैं, और वो एक बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के वो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे जिसका दिल करता है 2 कमरे किराए पे उठाते हैं, एक बेड डालते हैं और हॉस्पिटल बना के ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। ना इनकी लाइसेंसिंग के ऊपर कोई चेक एंड मॉनिटरिंग मौजूद है, ना उन चीज़ को मॉनिटर किया जाता है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि नहीं है। वहाँ पे बस अंधाधुंध लोगों के ऑपरेशंस हो रहे हैं और लोगों की जानें इसी तरह जा रही हैं। मेरा बच्चा चला गया, मैंने जो दुख उठाया, मेरी मिसेज़ ने जो दुख उठाया, मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई उठाए। हमारे इर्द गिर्द ये कई सारे लोग मौजूद हैं। इन सब से पूछ लें, इनका किसी ना कोई अजीज़ व अकारिब, कोई बहन, कोई कज़न, किसी न किसी के साथ इस तरह का कोई मिसहैप हुआ होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल में हेल्थ सिस्टम क्या है हमारा यहाँ पे? हम क्या भेड़ बकरों की तरह इसी तरह मरते रहेंगे? हम यहाँ पे लास्ट संडे को भी अपना पीसफुल प्रोटेस्ट हमने लॉन्च किया। यहाँ पे 1 हफ्ता हम वेट करते रहे। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी रुजू किया, हमने सोशल मीडिया के थ्रू भी कैंपेनिंग की, बट हमें किसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमें कहीं से भी कोई जस्टिस नहीं मिली। हम PMDC में इसके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं डॉक्टर के अगेंस्ट। हम इसके अलावा कोर्ट ऑफ लॉ में सूट कर रहे हैं। हम चीफ जस्टिस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट से अपील करते हैं। हम उनके पास एक एप्लीकेशन भी फाइल करेंगे कि इसके ऊपर सुमोटो एक्शन लें। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो इस तरह से तड़प कर बिलक कर मर रहे हैं और यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। सही। तो इस वक्त आपका मुतालिबा क्या है? बच्चे की जान चली गई, अभी आप क्या मुतालिबा कर रहे हैं? हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इन सब के लाइसेंस को मॉनिटर किया जाए। इन सब में देखा जाए कि जो एडुकेट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि नहीं है, जो प्रॉपर सर्जरीज जो अगर यहाँ पे हो रही हैं, इंसानी जानों के साथ जो खेल हो रहा है उसको प्रॉपर मॉनिटर किया जाए कि ये किस तरह से हो रहा है। इसके ऊपर जो है वो लाइसेंसिंग के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेज हों। एक हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है। दूसरा बड़ा मुतालबा हमारा ये है कि जिस हॉस्पिटल में ये सारा कुछ हुआ है, जो मेरे बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बच्चे का एक मर्डर हुआ है, मेरा बच्चा मरा नहीं है, मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है और उसका ठीक ठाक उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, उसके ऊपर कमेटी बननी चाहिए और इस हॉस्पिटल के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। जब हमें पता है कि अस्पतालों में फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद नहीं है, इसके बावजूद भी हम सरकारी अस्पतालों में जाने के बजाय इन निजी अस्पतालों में जाने को तरजीह क्यों देते हैं? क्या हम खुद भी जिम्मेदार हैं इस चीज़ के? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसके बारे में मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। इस ऑपरेशन से पहले 3 दिन पहले मैं और मेरी मिसेज इस हॉस्पिटल में गए हैं। हमने उनसे कैटेगोरिकली ये चीज़ पूछी है कि आपके पास नर्सरी मौजूद है? उन्होंने कहा हमारे पास नर्सरी केयर मौजूद है। हमने उनसे पूछा कि मेरा बच्चा जब डिलीवर होगा तो पीड्स का डॉक्टर प्रेजेंट होगा? उन्होंने कहा बिल्कुल प्रेजेंट होगा। इन दोनों चीज़ों का हमें वादा किया गया था। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, आप किसी भी फैसिलिटी के बारे में पूछेंगे, वो कहेंगे हमारे पास है। जब आपके पास जब उस फैसिलिटी की ज़रूरत होगी तो उस वक्त वो आगे से कहेंगे कि ये हो गया, वो हो गया, तरह तरह के हीले बहाने करेंगे। तब हम अपने बच्चों की जान बचाए या हम इनके पीछे भागते फिरें?
रात को एक फीमेल नर्स का प्रेजेंट होना किसी भी गायनाकोलॉजी के सर्जरी के बाद ये एक कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे बैठा हुआ एक छोटा से छोटा बच्चा भी इस चीज़ को जानता है, और इतना बड़ा डॉक्टर जिसने सारी ज़िंदगी हमारे हेल्थ केयर को दी है, जिसने सारी ज़िंदगी हमारे उसमें हेल्थ केयर सिस्टम में गुजारी है, उनको नहीं मालूम कि एक फीमेल नर्स की प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरी मिसेज़ का यूरिन बैग उतारने के लिए मुझे अपने बच्चे को वेंटिलेटर पर छोड़ के रात के 2 बजे इनके हॉस्पिटल में आना पड़ा है। इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या होगी? ये तो सिंपल बेसिक हेल्थ केयर है सर, इसको इसमें तो ये तो कॉमन सेंस है। अगर ये चीज़ भी ये प्रोवाइड नहीं करते तो फिर इस हॉस्पिटल को तो बंद हो जाना चाहिए। रात को ये करियाने की दुकान का भी शटर नीचे हो जाता है और डॉक्टर नियाज साहब के हॉस्पिटल का भी शटर नीचे हो जाता है। आप रात को 1:30 बजे जाके देखिएगा वो शटर नीचे होगा सारा। और यही वो हॉस्पिटल है जिसपे कुछ अर्सा पहले ड्रग इंस्पेक्टर ने इस पर रेड किया था और इनका जो फार्मास्यूटिकल सेंटर है उसको भी सील किया गया था, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। बड़े बड़े उन लोगों के उसमें आ गए और उसके बाद ये चीज़ें खुल गई हैं और अभी भी वो हॉस्पिटल ऑपरेट हो रहा है। और सेहत कार्ड में जिसमें गरीब लोग ऑपरेशन, जो कॉमन मिडिल क्लास के लोग ऑपरेशन करवाते हैं, जिसके तहत वो सारे के सारे इसी सेहत कार्ड के थ्रू इसी हॉस्पिटल में ऑपरेट कर रहा है। उन सब की ज़िंदगियाँ क्या कीमती नहीं हैं? क्या वो इंसान नहीं है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आपका ह्यूमन राइट का जो चार्टर है यूनाइटेड नेशन का, वो कहता है कि आपके पास राइट टू लाइफ है, आपके पास राइट टू हेल्थ केयर है। वो राइट्स हमें क्यों नहीं दे रहे? सही सही। यहाँ पर एहतजाज जारी है और इनका ये बताना है कि इनके बच्चे, नवमौलूद बच्चे की जो फौतगी है उसके ज़िम्मेदार जो है अस्पताल इंतज़ामिया है। हम कोशिश करते हैं कि अस्पताल इंतज़ामिया से भी उनका मौक़िफ़ लें। जी जी, आज़ादी चौक पर एहतजाज लवाहिकीन की जानिब से किया जा रहा था। अब हम अस्पताल में मौजूद हैं, उसी अस्पताल में मौजूद हैं जहाँ पर ऑपरेट हुआ था और बच्चे की विलादत यहाँ पर हुई थी। डॉक्टर नियाज़ साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, लवाहिकीन की तरफ से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उनके बच्चे को यहाँ पर एक तरह से कत्ल किया गया। जो उनके वालिद से हमारी बात हुई, डिलीवरी से पहले उन्होंने यहाँ पर रेकी की, यहाँ पर आकर उन्होंने सेटअप देखा। सेटअप के हवाले से आपने एश्योरिटी भी दी, आपने कहा कि आपके पास चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी मौजूद है, दीगर सहूलियात भी मौजूद है। बाद में लवाहिकीन का ये कहना है कि आपके पास ऑक्सीजन की सहूलत भी मौजूद नहीं थी और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी मौजूद नहीं था और प्रॉपर उनका चेकअप नहीं किया गया और गफलत के बायस उनके बच्चे की डेथ हुई है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का एहसानमंद हूँ कि आप लोग को हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। दूसरी बात, बच्चे की जो डेथ हुई है उस पर हमें अफसोस है, क्योंकि इंसान का जो भी जान ज़ाया होती है उस पर अफसोस होता है। यकीनन हुआ यूँ जी कि बच्चा यहाँ पे हमारे लिए डॉक्टर के साथ 9वें महीना पूरा होने तक कहीं पहले कभी दिखाया नहीं था। आए ले डॉक्टर ने कहा कि आप कहीं और जाके कराएं, तो उन्होंने कहा नहीं, आपसे ही कराने के लिए हम पिंडी से आए हैं तो इधर ही कराएंगे। उन्होंने खुद जाके चेक किया, मुझे उन्होंने नहीं बताया। जगह देखा, थिएटर देखा, सारी चीज़ें देखा। देखने के बाद बहरहाल सर्जरी हो गई 5 बजे। 5 बजे सर्जरी हो गई। 5:30 बजे बच्चे को एनेस्थेटिस्ट और डॉक्टर जब तक सेटिस्फाई ना हो जाए बच्चे को हम थिएटर से ही नहीं निकालते हैं। कंसनट्रेटर भी है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, हर फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। 5:30 बजे बच्चे को यहाँ से निकाला है, ठीक तरीके से निकाला है। बच्चा उस वक्त हम निकालते हैं, फिट हो तो हम निकालते हैं थिएटर से, अदरवाइज़ नहीं निकालते हैं। हमारे पास 2 चाइल्ड स्पेशलिस्ट ऑन कॉल होता है। एक डॉक्टर अशरफ साहब हैं जो यहाँ पे शाम के टाइम प्रैक्टिस भी करते हैं और दूसरा डॉक्टर तुराबी साहब हैं। इनमें से किसी न किसी को बुला के अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो हम वो मसला हल करके फिर आगे शिफ्ट करते हैं। डॉक्टर जाफ़र साहब ने बच्चा फिट करार दिया। बच्चा वहाँ से निकला है, 5:30 बजे वार्ड गया है। वार्ड जाने के बाद हमारी जो नर्स है उसको उन्होंने बताया कि रूटीन में डॉक्टर सईदा ने कहा है चाइल्ड स्पेशलिस्ट को एक दिखा दे। अब चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद DHQ में भी 24 घंटे से चाइल्ड स्पेशलिस्ट वहीं पे ड्यूटी पे नहीं होता है। जब कहीं पे प्रॉब्लम आता है कॉल भेजते हैं, डॉक्टर आता है, डॉक्टर चेक करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है हम दिखाते हैं, बच्चा ठीक था। उन्होंने कहा कि हम दिखाते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट को, आप कहते हैं, तो उन्होंने कॉल किया तो उसका कॉल अटेंड नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर को कॉल करने को उन्होंने कहा नहीं, हमारी डॉक्टर मुबशिर से बात हो गई है, हमारे रिश्तेदार हैं, हम बच्चे को उन्हीं के पास ले जाते हैं, उन्हीं को दिखा चेक कराते हैं। 5:30 बजे आउट हुआ है, 6 बजे बच्चे को यहाँ से लेके गए हैं। इस 5:30 से 6 बजे के दौरान में उन्होंने बच्चे को आब ज़मज़म भी पिलाया है, दूसरा पानी भी पिलाया है, फूबेस भी दम करके भी पानी पिलाया, सारी चीज़ें बच्चे को पिलाया है। यहाँ पे हमने सुना है। पिलाने के बाद 6 बजे, 5:30 बजे आउट हो गया, 6 बजे बच्चे को यहाँ से लेके गए हैं। उसके बाद बच्चा हमारे पास नहीं आया वापस।
उसके बाद 9 तारीख को लेके गए हैं, 13 तारीख को बच्चे की डेथ हो गई है। हमें उसके बाद की कहानी को कोई पता नहीं क्या हुआ है। हमारी तरफ से बच्चा ठीक था, फर्स्ट क्लास था, कोई इशू नहीं था। अगर इशू होता तो हम थिएटर से ही नहीं निकालते। हमारे पास NICU भी है, मेरे ख्याल में स्कर्दू में RHQ में भी नहीं है, आप चल के विजिट कर सकते हैं हमारे पास। लेकिन उनमें इंक्यूबेटर में रखने की, NICU में रखने की नौबत ही नहीं आई, प्रॉब्लम ही नहीं था। अब उसके बाद यहाँ से लेके गए हैं, रात 9 बजे तक पता नहीं वो किधर फिरते रहे हैं। वो आप मुबशिर साहब से पूछ सकते हैं, वो आप बाकी लोगों से पूछ सकते हैं, वो जहाँ जहाँ उसको बच्चे को लेके फिरते रहे उनसे पूछे ना। हमारे साथ तो बच्चा ठीक ठाक था, और यहाँ से लेके गए हैं, अपनी फरमाइश पे लेके गए हैं। मुबशिर साहब हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अजीज़ हैं, हमारी बात हुई है, हम उनसे चेक कराने। सर उनका ये बताना है कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी इसलिए वो लेकर गए। उनका ये इल्ज़ाम है कि फीमेल नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर मौजूद नहीं था और डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं था। फीमेल नर्स यहाँ पर मौजूद थे, डॉक्टर मैं इधर मौजूद, मैं नीचे मौजूद था। मैं डॉक्टर नहीं हूँ क्या? मैंने MBBS नहीं किया हुआ। आपके RHQ में 24 घंटे कौन ड्यूटी पे होता है? वहाँ पे भी MBBS डॉक्टर ड्यूटी पे होता है। जब इमरजेंसी होती है, जब कॉल की ज़रूरत पड़ती है तो फिर स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। और ये नहीं होता है कि स्पेशलिस्ट को बुलाते ही वो नाजिल हो जाता है। स्पेशलिस्ट को बुलाने में भी टाइम लगता है, उसको कॉल करता है, गाड़ी जाती है, वापस आता है। अब फ़र्ज़ करो डिवीज़न से लाना होता है, बाज़ार से लाना होता है, हुसैनाबाद से लाना होता है, इस अरसे में आधा घंटा पौने घंटा तो लग ही जाता है। सही। तो हर जगह पे यही होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है मौजूद है, क्यों नहीं है यार? ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर भी कोई अस्पताल चलाता है। ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो कौन? चार्ट में लिखा हुआ है, सर्जन ने लिखा हुआ है, अच्छा वो एनेस्थेटिस्ट ने लिखा हुआ है कि बच्चे को ऑक्सीजन दे दो कह के, नहीं कहीं लिखा हुआ है। ऑक्सीजन को फैशन वाली चीज़ तो नहीं है। प्री मैच्योर बच्चों में ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन देने से रेटिना डैमेज होता है। ऑक्सीजन तो तब देते हैं, एडवाइस पे देते हैं। किसी की एडवाइस ही नहीं है, ऑक्सीजन कहाँ से देना था भाई? ऑक्सीजन की तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। अब बाकी जो बातें हैं उधर हुई है वो डॉक्टर मुबशिर आपको बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ क्या हुआ, उधर से उसने क्या इसको एडवाइस किया, और उधर से RHQ में दाखिल क्यों नहीं किया, उसको सिर्फ CMH क्यों ले गए रात को 9 बजे? यहाँ से 6 बजे निकले हैं, CMH 9 बजे पहुँचे हैं। 3 घंटे क्या करते रहे? कहाँ पे रखा है? न्यू बॉर्न बेबी है, 3 घंटे आप इस तरह उसको लेते फिरते रहेंगे तो वो तो फिर पता नहीं रास्ते में क्या हुआ है, खुदा बेहतर जानता है। हमारी तरफ से तो ठीक ठाक बच्चा यहाँ से गया है। ये सारा इल्ज़ाम है कि ऑक्सीजन सिलेंडर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा NICU आपको दिखाता हूँ, मेरा थिएटर आपको दिखाता हूँ, और भी बच्चे पैदा हुए हैं हमारे पास। इन्हीं दिनों में 2-3 बच्चे और पैदा हुए हैं। आप उनके पेरेंट्स से पूछे, उनके अटेंडेंट से पूछे, उनको किस तरह हमने केयर किया। हालांकि एक बच्चे को हमने इंजेक्टेबल पे रखा है यहाँ पे, वो हमारे डूरू का कोई बच्चा था, उसके पेरेंट्स को मैं कल के बुला के दिखा देता हूँ। बच्चे को उन्होंने उधर से ही, अंदर से ही हमें कहा कि तुराबी साहब को हमने बुलाया, उसने कहा इसको एडमिट रखो, इसको एंटीबायोटिक्स पे रखो, इंजेक्टेबल पे रखो। हमने उसको इंजेक्टेबल पे रखा, एंटीबायोटिक्स पे रखा। 3 दिन बाद जब बच्चा ठीक हो गया, अल्लाह की वजह से वो घर चला जाए, ठीक ठाक हो गया। जहाँ तक मौत का ताल्लुक़ होता है सर जी, मेरा देखो, मैं वालिद साहब की लाश लेके आया हूँ AFIC से मेरे वालिद साहब चल के गया था। उससे भी इम्पोर्टेंट, मेरा अकलौता 15 साल का मेरे बेवा बहन का अकलौता बेटा रात को छत पे मेरे बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता रहा है। सुबह में सर्जरी के लिए लेके गया, थिएटर से उसकी लाश आई। यार ऐसे जो है ना, अब हर कोई, ये तो बिल्कुल ही डॉक्टर को काम करने के न देने वाली बात है ना। आप इल्ज़ामात किसी के ऊपर लगाएं, ये मार दिया, वो मार दिया। हमारी कोई दुश्मनी थी उस बच्चे के साथ? नौबान के साथ कोई मेरी दुश्मनी थी? क्या दुश्मनी थी? ठीक है ना जी। और यहाँ पे हम किसी को गले में वो जंजीर डाल के लाते भी नहीं हैं, ठीक है ना। जो खुद आए हैं, डॉक्टर साहबा ने कहा है कि मैंने आपको पहले देखा भी नहीं है, 9 महीने तक आप कहीं और जाके कराएं, सब ऑपरेशन ठीक हुआ है, फर्स्ट क्लास हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ को, बच्चे का खैर हमें भी अफसोस है, आपने 9 महीने उसको इतनी मशक्क़त से पेट में पाला है। पालने के बाद बच्चा आँख खोल के आता है, क्राई करता है, सब कुछ करने के बाद, दुनिया देखने के बाद अगर वो ज़ाया हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसका हमें अफसोस है। लेकिन ये नहीं कहते कि हमें अफसोस नहीं है। लेकिन ये इल्ज़ाम लगाना कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो अब फिर अगला मरहला आएगा ना, कि ऑक्सीजन था या नहीं था, तब होगा। ठीक, किसी ने, डॉक्टर ने एडवाइस ही नहीं किया तो ऑक्सीजन क्यों लगाए? ऑक्सीजन लगाने से आपकी रेटिना डैमेज होती है बगैर ज़रूरत के लगाने से। NOC की भी बात कर रहे थे। ठीक ही NOC की। सर वर्किंग की तरफ से ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि किसी भी अस्पताल के पास NOCs नहीं है और लाइसेंस नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? की ज़रूरत नहीं होती है। हम प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, हमारे पास सबके पास
पीएमडीसी का एनओसी है, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ही कैन प्रैक्टिस इन मेडिसिन सर्जरी एंड गायनी ऑप्स, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मेडिसिन उसकी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं हमारे डॉक्टर की कि इसके पास वो क्वालिफिकेशन है या नहीं है, ठीक है। किसी के पास जो बाकी डॉक्टर्स जो अस्पताल जो यहाँ पे प्राइवेट चल रहे हैं जीबी में, जहाँ पे हर यही होता है, हमारी तो मेरे ख्याल में रजिस्ट्रेशन है, लेकिन बात यही है ज़रूरत ही नहीं है उसकी। ठीक ठीक। मुझे पीएमडीसी ने ऑथराइज सर्टिफिकेट दिया हुआ है जनाब, ठीक है ना। अब मैं अपने आंखों के ऑपरेशन में अस्पताल में कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ क्यों नहीं कर सकता। इसी तरह डॉक्टर सैदा वहाँ पे उसको ऑपरेशन कर सकता है, कर सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकती। डॉक्टर जाफर अगर उधर डीएचक्यू में आरएचक्यू में अगर वो एनेस्थीसिया दे सकता है, डॉक्टर बाकिर वहाँ पे दे सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं दे सकता है। कामरान अगर उधर सर्जरी कर सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकता है। उससे ज़्यादा की अगर ज़रूरत है तो सबको बंद करो, ठीक है, माकून भी बंद करो, डॉक्टर अस्पताल भी बंद करो, ये भी बंद करो, सारा बंद करो। अगर आपको ऐसी कोई बात है तो हम कोई गैर कानूनी या कोई उस तरह की कोई बात कर रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है, एनओसी नहीं है। एनओसी हमारी जो है ना पीएमडीसी की सर्टिफिकेट, दैट इज़ आवर एनओसी। उसमें हमें सर्टिफाई किया होता है कि आप मजाज हैं, आप सर्जरी कर सकते हैं, आप मेडिसिन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप गायनी। मेरे पास जो 2 पीएमडीसी के रजिस्ट्रेशन, 3 रजिस्ट्रेशन है मेरे पास, एक एमबीबीएस की है, उसके तहत मुझे उन्होंने अथराइज किया हुआ है कि मैं मेडिसिन प्रैक्टिस करूं, मैं सर्जरी करूं, मैं गायनी ऑप्स करूं। उसके बाद मेरे पास डीओ की वो है, उसमें डीओ में मैं आई के बारे में स्पेशलाइज सुपर मेरी स्पेशलिटी है, ये एमबीबीएस मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम था मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मैंने डीएचक्यू आरएचक्यू हॉस्पिटल्स कर दूँ, मैं डीएमओ ड्यूटियाँ की है। ये और बात है, अभी डॉक्टर्स ज़्यादा आ गए हैं तो हम ये काम नहीं करते हैं, वरना हम पहले डीएमओ ड्यूटियाँ करते थे। आप लोग भी हमारे पास आते रहे, ठीक है। मैं 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ड्यूटी पे होता था, उस वक्त हम नहीं करते थे, ट्रीट नहीं करते थे, सही, ठीक है ना सर। ये चीज़ जो है ना, ये इंतहाई ज़्यादती है कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और आप इधर से कहें ऑक्सीजन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। आप चल के दिखाएं, वो देख लें, आरएचक्यू में भी आपको इस तरह का सेटअप नज़र नहीं आएगा जो यहाँ पे हमारे पास है। NICU न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट सिर्फ हमारे पास है और कहीं नहीं है। ठीक, थैंक यू। हमने कोशिश की कि लवाहिकीन का मौक़िफ़ भी आप तक पहुँचाएँ और साथ साथ अस्पताल इंतज़ामिया का भी मौक़िफ़ आप तक पहुँचाने की हमने कोशिश की है। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और प्रोड्यूसर कासिम भट्ट, ज़ीशान मेहदी की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। थैंक यू।